जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। आज मैं आपको इतिहास के बारे में जानकारी जो भी पढ़ा रहा था उसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ पार्ट छूटे हुए थे जिसको मैं पढ़ा करके आगे सिंधु सभ्यता के बारे में स्टार्ट करूँगा। तो आज मुझे आशा है कि आप मेरी पिछली सभी वीडियो को आप देख चुके होंगे। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। देखिएगा, अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो छूटा हुआ था उसको देखते हैं। देखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। अब देखो, जिसका अर्थ सिंधी भाषा में, अर्थात सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आपको ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो अर्थात मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। फिर अगला देखते हैं, एक यहाँ से इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में, कि असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत के, देखिएगा इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, भारत के किस राज्य में श्वेत भ्रू गिबन स्थित है। आपको आंसर है कि असम, जो भारत का असम राज्य है, असम का श्वेत भ्रू गिबन यह संबंधित किससे है, अर्थात मानवाब के कपि से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है, वो मानवाब कपि क्या है, श्वेत भ्रू गिबन, अर्थात ये असम का है। अगला यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इनाम गांव, ये इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती है जो अभी तक देखने को मिली है, कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की यह बड़ी बस्ती है जिसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। याद रखना, पूछेगा कि जो इनाम गांव है, इनाम गांव का संबंध किससे है, तो इनाम गांव का संबंध जोरवे संस्कृत से है। फिर अगला, भारत में शिवालक की पहाड़ियों में, कहीं पर आपको शिवालिक भी मिल जाएगा। भारत की शिवालिक या शिवालक एक ही शब्द याद रखना, कहीं पर आपको यह शिवालिक भी दिख सकता है। शिवालक पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है, भारत में शिवालक या शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि मानव, देखिए मानव संबंधी साक्ष्य, अर्थात मनुष्य संबंधी जो सबसे पहला साक्ष्य प्रमाण मिला है वो कहाँ पर मिला है, नर्मदा घाटी में मिला है। तो लोग यहाँ पर इस बात को गलती करते हैं सभी बच्चे, कि मनुष्य संबंधी साक्ष्य अगर बात करते तो वे सीधा सीधा वो सिंधु नदी पर लगा कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है नर्मदा नदी घाटी में मिला है। फिर से देखना, मानव संबंधी सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मानव संबंधी सबसे पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। तो देखिएगा, यहाँ तक प्रागैतिहासिक काल की कहानी समाप्त होती है। अब हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। हाँ, तो देखिएगा कि अब हम वहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हम बात करें सिंधु सभ्यता। तो अभी तक हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा कर चुका था, अब हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो देखेंगे हम सिंधु सभ्यता को जैसे स्टार्ट करते हैं, सिंधु सभ्यता को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट, अगर प्राचीन काल से, अगर प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी अगर तुम्हें पेपर से अगर पूछे जाने के सोर्स मिलते हैं, तो इधर से भी सिंधु सभ्यता से भी एक दो क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। जैसे सिंधु सभ्यता का शुरुआती दौरा होता है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रेडियो कार्बन 14 अर्थात C14 एक नवीन इकाई। सबसे पहले इसके बारे में देखना, जो ये रेडियो कार्बन 14 अर्थात C14 है, यह एक विश्लेषण पद्धति है जिसके द्वारा आपको पुराने से पुरानी वस्तुओं को जानकारी मिलती है। जैसे अगर उत्खनन से प्राप्त कोई वस्तु है, यदि आप उसको उस रेडियो कार्बन 14 में डाल देते हैं, वो जितना ऊपर जाता है वो उतनी पुरानी ही बातें बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रेडियो कार्बन है ये मतलब पुरानी वस्तुओं को जानकारी प्राप्त करने का कार्य करता है। तो इसके अनुसार नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि बात मानी गई है, सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक देखी गई है। यदि आप लुसेंट में पढ़ते हैं, कहीं कहीं पुस्तकों में इसकी जानकारी 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व दिखाई गई है। तो जो आपका यह परफेक्ट स्क्वायर जो आयोग के द्वारा माना गया है, ये आपका है
2350 से 1750 BC तक मानी गई सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य थी। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला आता है, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल अथवा कांस्य युगीन में रखा गया है। देखिएगा, जो सिंधु सभ्यता है इसे प्रागैतिहासिक काल या कांस्य युगीन सभ्यता के अंदर रखा जा सकता है। यह सभ्यता मुख्य निवासी अर्थात इस सभ्यता के जो लोग थे, इस सभ्यता के लोग द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अर्थात जो सिंधु सभ्यता में बसे हुए थे, कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग बसे हुए थे, ऐसा जानकारी से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पश्चिमी पूर्वस्थल। अगर हम बात करते हैं जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूर्वस्थल ये दास्क नदी के किनारे स्थित था, जो दास्क नदी सुतका गेंडोर में है। अब सुतका गेंडोर आज देखते हैं तो आज बलूचिस्तान में है। फिर वहीं पर पूर्वी पूर्वस्थल ये हिंडन नदी के किनारे आलमगीर, अर्थात ये आलमगीर यूपी में, यूपी के एक मेरठ जिला में पड़ता है ये, अर्थात पूर्वी पूर्वस्थल। फिर उत्तरी पूर्वस्थल की बात करते हैं तो यह चिनाब नदी के तट पर, अर्थात यह चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा, यह मादा जो स्थान है यह आज जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर दक्षिणी पूर्वस्थल गोदावरी नदी के तट पर है। यह सबसे मतलब कि दक्षिणी पूर्वस्थल गोदावरी नदी के तट पर, अर्थात दाइमाबाद, यह अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं, इसको समझने का अगर प्रयास करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये अपना यहाँ से इंडिया आता है, कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पर अगर हम ऐसे बात करते हैं तो ये जो अपना था, ये अगर सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर ये इस प्रकार से यहाँ यूपी पड़ता है, तो ये इस प्रकार से लेकर कुछ ऐसे ही यहाँ स्थित था कि देख रहे हैं। अगर इस नक्शे से देखते हैं तो यहाँ पर ये उत्तर साइड पड़ता है और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर आपका है और ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ये बलूचिस्तान एरिया है और यहाँ पर ये आपका महाराष्ट्र आता है। तो ये इस प्रकार से फैला हुआ था। तो अगर हम इसे रफ करके अगर बताना चाहें कि जो सिंधु सभ्यता था उसका कुछ ये इस प्रकार से था, सिंधु सभ्यता का जो एरिया था वो कुछ इस प्रकार से ऐसे में स्थित था। तो यहाँ पर आपका पड़ता है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र पड़ता है, आपका ये उत्तर है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला यहाँ पर मेरठ जिला पड़ता है। और यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इस प्रकार से बात करेंगे, अगर हम इसको देखने की कि हम इस प्रकार से इसकी चर्चा करते हैं, जो उत्तरी एरिया था आप जैसे कि देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूर्वस्थल दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, अर्थात यहाँ पर इसकी बात करते हैं ये बलूचिस्तान है और ये बलूचिस्तान में यहाँ पर एक नदी आती है जिसे कहते हैं दास्क नदी, अर्थात ये दास्क नदी के तट पर अगर पूछा जाता है बलूचिस्तान में स्थित एक दास्क नदी के तट पर एक सुतका गेंडोर स्थान है, सुतका गेंडोर। तो यहाँ पर ये सुतका गेंडोर है, ये सुतका गेंडोर ये पश्चिमी पूर्वस्थल है। फिर वहीं पर अगर पूर्वी पूर्वस्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरठ आता है। पूर्वी पूर्वस्थल मेरठ, अर्थात मेरठ यूपी है और यहाँ पर आपका जो जिला पड़ता है, आपका यहाँ पर सिंधु सभ्यता का जिला आलमगीर, ये आलमगीर है, इधर आपकी साइड में आलमगीर पड़ता है। अगर यहाँ पर बात करते हो तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करते, यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपका पड़ जाता है और जम्मू कश्मीर में ये जम्मू कश्मीर में एक जो स्थान है यहाँ का मादा स्थान है, मादा स्थान में उत्तरी साइड पड़ता है। अगर पश्चिमी साइड की दक्षिणी साइड की बात करते हैं तो दाइमाबाद, दक्षिणी साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर दाइमाबाद और या दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी आज भी बह रही है, लगभग सभी नदियाँ बह रही हैं, चिनाब नदी बह रही हैं। यहाँ पर ये महाराष्ट्र में पड़ता है। आपका यहाँ से क्वेश्चन गोदावरी नदी से अब भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। जो सिंधु सभ्यता था वो इस प्रकार से फैला हुआ था। अगर पूछेंगे
इसका उत्तरी एरिया जम्मू कश्मीर में फैला हुआ था और पूर्वी एरिया यूपी के मेरठ ज़िले तक फैला हुआ था और इसका पश्चिमी एरिया बलूचिस्तान अर्थात जो पश्चिमी एरिया सुद का गेंडोर है, ये सुद का गेंडोर बलूचिस्तान में फैला हुआ था। और दक्षिणी की बात करेंगे तो दक्षिणी में दायमाबाद महाराष्ट्र के दायमाबाद नगर तक फैला हुआ था, जो कि दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। फिर आगे देखते हैं, देखिए सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता थी, किस प्रकार की सभ्यता थी? यह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब यह होता है, नगरीय सभ्यता का मतलब यह होता है कि इसमें पक्की सड़कें थी और सड़कों के बगल पक्की नालियाँ हुआ करती थी, जैसे कि नाली आप जानते हैं जो पानी का बहत के लिए होता है। तो जैसे इस प्रकार से, और यहाँ पर पूछा जाता है जो यहाँ की सड़कें होती थी, सड़कें समकोण होती थी और यहाँ पर इसके बगल बगल में एक तरफ नालियाँ हुआ करती थी, नाली जहाँ से पानी बहता है, और इसके साथ में यहाँ पर जो घर बने हुए होते थे, ये घर इस प्रकार से बने हुए होते थे कि इनका दरवाज़ा सड़क की तरफ ना खुल करके सड़क के पीछे की ओर खुला करता था और सड़कें भी समकोण हुआ करती थी। और जो यहाँ पर घर बनाया गया है और ये घर ईंटों से बने होते थे, और जो ईंटों के घर बने होते थे इसमें क्वेश्चन पूछता है, इसमें ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, इस बात को ध्यान देना। अब ग्रिड पद्धति का क्या मतलब होता है, अर्थात घरों के विन्यास न होने के लिए यहाँ पर ग्रिड पद्धति अपनाया गया था। और ग्रिड पद्धति का मतलब यह होता है, जैसे एक ईंटा यहाँ पर इस प्रकार से लगा है, फिर अगला ईंटा ऐसे जोड़ा गया, इस प्रकार से जोड़ा गया है, जो अगला ईंटा बनेगा वो आधा यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से इसी पद्धति को ग्रिड पद्धति कहते हैं, जिस सिस्टम से हमारा आज भी घर बन रहा है। इस प्रकार से इसी पद्धति को ग्रिड पद्धति कहते हैं। फिर अगला यहाँ पर आएगा, इस प्रकार से यही आपकी ग्रिड पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से घर भी बने हुए करते थे। इसी सिचुएशन को यहाँ पर कौन सी सभ्यता के नाम से पुकारा गया? इसी सभ्यता को नगरीय सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता के नाम से पुकारा गया। फिर अगले की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में कुल बहुत से सारे नगर थे, लेकिन सिर्फ केवल 6 बड़े नगर के पैमाने पर संज्ञा दी गई है, जिसमें 6 बड़े नगर हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। फिर यहाँ पर अगला देखना क्वेश्चन कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति थी अर्थात हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति बात करें या हड़प्पा सभ्यता बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, यहाँ पर गुजरात लिखना भूल गए, तो जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। कहाँ पर? सर्वाधिक पूरा स्थल कहाँ पर मिले? गुजरात में मिले। अब देखना, लोथल एवं सुतकोटदा, लोथल एवं सुतकोटदा, अच्छा यहाँ पर गुजरात देख लेना, यहाँ पर गुजरात रहेगा। देखिए, लोथल एवं सुतकोटदा ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? लोथल एवं सुतकोटदा थे। तो आगे देखिए, अब हम इसके आगे की ओर चल रहे हैं। अगला देखिए पॉइंट आपको कि अभी तक हमने यहाँ से आपको सिंधु सभ्यता के बारे में जो कुछ भी यहाँ तक हमने बता दिया। अब यहाँ पर देखते हैं जो सिंधु सभ्यता से इम्पॉर्टेंट जो भी साक्ष्य के साथ साथ क्या क्या मिले हैं, अब हम उसके बारे में सभी चर्चाएं करते हैं। तो देखिएगा, तो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनमाली से मिले हैं। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य बनमाली से मिले हैं। अब यहाँ पर हम कुल मिलाकर के जो सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से फिर से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की? 1921 ईस्वी में की। फिर अगला देखना, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अर्थात संध्यवासी लोग धान की खेती भी करते हैं। अगर देखा जाए ज़्यादातर अभिप्राय यानी कि धान के साक्ष्य चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ज़्यादातर जाता है लोथल से मिले हैं। अगला, सुरकोटदा एवं कालीबंगन। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से संध्यव, देखिए संध्यवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। इसमें क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ना।
सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से संध्योकालीन घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। अगर केवल आपसे क्वेश्चन इतना करता है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। यदि ये कहता है कि जो संध्योकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो संध्योकालीन घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला, तौल की इकाई 16 के, संभवतः तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए माप तौल की इकाई 1:16 के अनुपात में थी। जहाँ पर तौलने का प्रयोग किया जाता था, अर्थात तौल की इकाई 16 के अनुपात में। यदि माप तौल की इकाई पूछी जाए तो माप तौल की इकाई 1:16 के अनुपात में थी। फिर जो संध्योकालीन जो सिंधु सभ्यता के लोग थे या संध्योकालीन थे और कहीं पर आने जाने के लिए या यातायात साधनों के प्रयोग के लिए 2 पहिए वाहन, 2 पहिए या 4 पहिए वाहन की बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। फिर आगे देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट ये है मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित एक मेलुहा शब्द आया है। तो पूछा था है कि मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है, तो मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। देखना अगला क्या है, हड़प्पा संस्कृत का शासन किसके हाथों में था, तो हड़प्पा संस्कृत का शासन वर्णित के हाथों में था। किस वर्ग के, वर्णिक वर्ग के हाथों में था। फिर यहाँ पर पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, किसको, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अर्थात एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा। पिग्गट एक उस समय के जो इस काल के वैज्ञानिक थे जो कि एक उत्खनन करता थे। यहाँ से आपको अर्थात हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं, आपको ध्यान समझना कि आज हम पढ़ रहे हैं डियर सिंधु सभ्यता अर्थात इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। सिंधु सभ्यता अर्थात इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। फिर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि किसे मानी जाती है, तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से लेकर 1750 तक मानी जाती है। जैसे कि जो एक लुसेंट बुक, वो भी एक प्रिंटेड अच्छी बुक है, वहाँ पर इसका सन अर्थात सिंधु सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 2400 से लेकर 1700 BC तक माना जाता है। लेकिन जो एक फैक्ट डेट, जो परफेक्ट डेट है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। फिर वहीं पर अगला हम अगर बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल अथवा कांस्य युगीन का दर्जा मिला है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल एवं कांस्य युगीन का दर्जा मिला है। फिर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ के निवासी थे, ये द्रविड़ और भूमध्य सागरी कहलाए। सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी कहलाए। फिर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी पूरा स्थल है ये बलूचिस्तान में, कहाँ पर, दास नदी के किनारे, उस स्थान का क्या नाम है, सुद का गेंडोर नाम है। फिर पूर्वी पूरा स्थल मेरठ उत्तर प्रदेश, जो कि आलमगीर में आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल मादा जम्मू कश्मीर पड़ता है। और यहीं पर दक्षिणी पूर्व स्थल की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र से लेकर विस्तृत साम्राज्य तक फैला हुआ था। महाराष्ट्र में दायमाबाद जो अहमदनगर पड़ता है। फिर सिंधु सभ्यता या संधो सभ्यता कैसी सभ्यता थी, सिंधु या संधो सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। फिर संधोवास बात करते जो संधो सभ्यता में अर्थात सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता में बहुत सारे नगर थे, लेकिन यहाँ पर 6 बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरी, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन है। फिर अगला बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता से सर्वाधिक पूर्व स्थल या सर्वाधिक स्थान गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। फिर बात करते हैं लोथल एवं सुदकोटदा। लोथल एवं सुदकोटदा यह सिंधु सभ्यता के सबसे प्राचीन बंदरगाह हैं। फिर अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता का मुख्य
सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, और जौ को यौ भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर आपको यौ भी मिल सकता है। फिर जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये मतलब कि मिठास के लिए या मीठे पान के रूप में शहद का प्रयोग किया करते थे। फिर आगे जो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी से बने हल के साक्ष्य बनमाली से प्राप्त हुआ है। फिर रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने प्राप्त होने से हमें सिंधु सभ्यता के कृषि होने का साक्ष्य मिलता है। फिर सुरकुर्दा, कालीबंगन एवं लोथल से संध्याकालीन घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। और घोड़े के अस्थिपंजर, केवल ये पूछे कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सिंधुकालीन सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। माप तौल की इकाई पूछी जाए तो माप तौल की इकाई 1:16 के अनुपात में थी। फिर जो संध्याकालीन थे या सिंधु सभ्यता के लोग थे, यातायात के लिए कहीं पर आने जाने के लिए ये 2 पहिया और 4 पहिया वाले वाहन भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। एक मेसोपोटामिया में वर्णित एक शब्द आया है मेलूहा। मेलूहा शब्द का अभिप्राय किससे है, तो मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। फिर यहीं पर बात करते हैं हड़प्पा जो संस्कृत थी, हड़प्पा संस्कृत का शासन किसके वर्ग में था, हड़प्पा संस्कृत का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। फिर बात करते हैं पिग्गट। पिग्गट ने किसको जुड़वा राजधानी कहा है, अर्थात हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पिग्गट ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई है। ये इसके पहले यदि मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, आप वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में इसकी प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, आप पिछले वीडियो को देखिए, तब आपको यहाँ से अच्छा समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।